नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार पढ़ाई 360 में मैं संजय शर्मा आप सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे विद्यार्थियों का, प्यारे प्यारे मेरे शिक्षक लाडलों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन एक बार फिर से। चलिए मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक जो हमारे सेशन में आ चुके हैं, एक बार अपने सभी सगे संबंधियों, पढ़ने लिखने वालों, अपने मित्रों को, दोस्तों को निश्चित रूप से क्लास को पूरी शिद्दत, दिलोजां से, ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरों का भी भला हो सके। क्योंकि कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का भला करने का भाव रखते हो तो जिंदगी में आपको हमेशा भलाई भलाई मिलती जाती है। चलिए मित्रों, तो आज के सेशन में दिल से स्वागत। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कल वाले पार्ट का पार्ट सेकंड। बिल्कुल, बहुत बहुत अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का। वेरी एक्सीलेंट, क्या बात है लाडलो, बहुत बहुत दिल से स्वागत। जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये वाली जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण और अचूक क्लास बनने वाली है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या क्या। अरे मित्रों देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई ग्रेड, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड स्पेशल और खासकर बीपीएससी और एस्टेट के विद्यार्थी भी यहां पर साइकोलॉजी बिंदास पढ़ सकते हो। इवन यूपी पीजीटी वाले, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का सुपर डुपर सेशन लेकर आता हूं, जो दोनों ही पार्ट आपकी क्लास के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत यूजफुल है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पढ़ाई 360 ज्वाइन करना पड़ेगा और ये मेरा नंबर है 9694164171 पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन, आज ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम प्यारे मित्रों यूनिट वाइज। ये यूनिट वाइज सीरीज आपके लिए आई है और इस यूनिट वाइज सीरीज का मजा अगर आपको लेना है, पढ़ना है, तो ये पहला फर्स्ट यूनिट का पार्ट सेकंड है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल हुआ था, ये पार्ट 2 है। ये यूनिट वाइज सीरीज है, इसीलिए इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूं, एक बार शिद्दत से, ईमान से, पूरे प्यार से, पूरी मोहब्बत से क्लास को शेयर कर दो मेरे लाडलो, बेबी बेटा। वेलकम, स्वागत, मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों का। चलिए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग। शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से निम्न में से किसका अध्ययन करता है? बताओ 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 बताओ। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, अधिगम और शिक्षण की प्रक्रियाएं, ह्यूमन, मानव शरीर रचना का, ह्यूमन एनाटॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का, या पॉलिटिकल डायलॉग्स यानी राजनीतिक विचारधाराओं का, या फिर धार्मिक अभ्यास का। बताइए क्या इसका बेहतर आंसर होगा। चलिए मित्रों, शाबाश, वेलकम, क्या बात है भाई। जब बात शिक्षा मनोविज्ञान की आती है ना, तो दो बातें आपको सीखनी है। क्या सीखनी है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर केवल मनोविज्ञान होता, तो मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है बेटा? व्यवहार का अध्ययन या पता करता है। यह तो मनोविज्ञान की कहानी है। लेकिन जब आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान मेरे बच्चों, निश्चित तौर पर जहां पर शिक्षा शब्द आ जाए तो शिक्षा मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं है। हाँ, पशुओं को ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं और फिर सर्कस में उसे डांस करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बैठ जाओ, बस। चलिए, ठीक है ना? तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका?
मानव व्यवहार का अध्ययन करता है? दिस इज वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो आपको यही ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो यहां पर यानी कि मानव व्यवहार में मानव को क्या करवाते हैं हम लोग? अधिगम। और शिक्षण किसके लिए यूज होता है? मानव के लिए। तो भैया यही काम करेगा ना। ये मानव शरीर रचना तो भैया प्रकृति की देन है। इसमें तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान क्या करेगा? आर्थिक विकास। भैया आप कमाओगे ना, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो कहां से आएगा? नहीं आएगा। और राजनीतिक विचारधारा, भैया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। आप करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी है। और धार्मिक अभ्यास, भैया आप जिस किसी धर्म में हैं, आप उस धर्म की रीति रिवाजों, परंपराओं, बिल्कुल रिचुअल्स का जो भी परंपराएं उनका पालन करो, तो आप में धार्मिक अभ्यास, आपका धर्म के प्रति आस्था आप में बहुत गूढ़ हो जाएगी। ठीक है ना, गूढ़ हो जाएगी। तो उत्तर ए करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो लाडलो। अरे द शैक्षिक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यार ये क्वेश्चन तो कल भी आ गया था ना। द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय किसने किया था? स्किनर, विलियम जेम्स, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्रायड, जॉन डीवी। बताओ आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर क्या होगा? What is the perfect and right answer of this question, friends? सुपर क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपका केवल सी होगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यार क्या बात है, कल ही समझाया था और आज गलती कर रहे हो। कितने महान विद्वान हो आप। अरे भाई शैक्षिक मनोविज्ञान, देखो मैंने ये भी समझाया था, एक ट्री बनाया था ना, इस ट्री से मैंने आपको समझाया था कि भैया ये मनोविज्ञान का पेड़ है और ये शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसको मैंने 14 नंबर पे पढ़ाया था और इसकी उत्पत्ति मैंने सिखाई थी। अरे इसकी उत्पत्ति सन 1900 में होती है, लेकिन स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाई थी तो स्वतंत्र विषय के रूप में 1920 में होती है। और इन 20 वर्षों में, यानी इन 20 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया था। इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बेटा किसका जनक कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन अगला प्रश्न पढ़ लो भैया, तो सी को लॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ है, स्थिर है, वैज्ञानिक है, धार्मिक है या मूर्त है? आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या होगा। द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, आंसर क्या है? बेस्ट उत्तर बताइएगा। बताइए, व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर? ओके सी आंसर दे रहे हैं आप। और 100% शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति की बात आती है तो व्यक्तिनिष्ठ को आत्मनिष्ठ भी कहते हैं, आत्मनिष्ठ भी कहते हैं। और आत्मनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी वह विधि जिसमें परीक्षण करता या मूल्यांकन करता व्यक्ति स्वयं होता है। तो गलत हो गया। स्थिर कभी नहीं होती, बल्कि इसकी प्रकृति तो बेटा गतिशील होती है, डायनामिक होती है, वैज्ञानिक होती है। 100% सही है, क्योंकि यह बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में निरीक्षण कर वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस कारण इसकी प्रकृति साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, धार्मिक भी नहीं है, अमूर्त भी नहीं है। लॉक कर दो सी को। अगला प्रश्न पढ़ लो। अरे भैया निम्न में से कौन सी शैक्षिक मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। यह व्यावहारिक है, यह गतिशील है, यह दार्शनिक है, यह वैज्ञानिक है, यह शिक्षार्थी केंद्रित है। आपको उत्तर बताना पड़ेगा। सुपर क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेटा बहुत सुपर क्वेश्चन है, बताओ बताओ। अरे निम्न में से कौन सी शैक्षिक मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को मोस्ट लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? मोस्ट लगा लो, सुपर मोस्ट लगा लो। भैया इस क्लास में उन विद्यार्थियों को जो हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ाई 360 पर ग्रेड 3rd मेंस का कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है भैया 70% ऑफर के साथ, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों 3rd ग्रेड मेंस के लिए याद रखो, उसके अलावा 3rd ग्रेड मेंस का साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट मिलेगा आपको, 1st ग्रेड का साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए तो देखो बेटा, यह व्यवहारिक है, 100% शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि इसका तो टारगेट ही, इसका तो मकसद ही मानव व्यवहार का अध्ययन करना है, बाल व्यवहार का अध्ययन करना है। यह गतिशील है, डायनामिक है, इसमें शोध और परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारी खोजें होती रहती है। यह दार्शनिक, भैया फिलॉसफी, बेटा ये दार्शनिक कैसे हो सकता है यार? फिलॉसफी तो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और एजुकेशन साइकोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। तो ये मतलब दीज आर द टू डिफरेंट independent subjects, so we can say this is not a characteristic या nature of educational psychology is called फिलॉसफी। सो ये कभी नहीं हो सकता, दार्शनिक कभी नहीं हो सकता। हाँ वैज्ञानिक है, ये हमने पढ़ लिया, ये शिक्षार्थी केंद्रित है, बालक के व्यवहार को टारगेटेड करता है, उसी के व्यवहार में चेंज करने की बात करता है। इसीलिए उत्तर आपका फिर से सी करना पड़ेगा। अरे भैया शिक्षण की प्रभावशीलता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पाठ्यक्रम है, शिक्षक का वेतन है, छात्र की प्रेरणा है, स्कूल भवन है, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता है। देखो क्या प्रश्न पूछा है, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कौन है? बोलो बेटा। सबसे गजब का प्रश्न है, आपका आंसर क्या है वही तो देखना है ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और प्यारे बच्चों, अरे भैया एक बात बताओ, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, है ना, और टीचिंग कौन करता है भैया? ये तो शिक्षक का काम है। और शिक्षक जब अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, तो शिक्षण में क्या होना चाहिए? अरे बालकों की प्रेरणा होनी चाहिए ना। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे हर बात में आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोटिवेशन। पाठ्यक्रम तो ठीक है पूरा ही होता है, शिक्षक को वेतन मिलता ही है, लेकिन छात्र की प्रेरणा ही आपकी टीचिंग को प्रभावी बना सकती है। इसका मतलब फिर से आंसर सी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता नहीं है, वो भी है। लेकिन एक बात मेरे को यह समझ में नहीं आई, अभी तक जिन मित्रों ने, जिन लाडलों ने, जिन प्यारे बच्चों ने, जिन भावी शिक्षकों ने, जिन प्यारे प्यारे टीचर्स ने क्लास को शेयर नहीं किया अपने मित्रों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने सगे संबंधियों तक, अपने दोस्तों तक, वो बड़ा सरासर अन्याय करते हैं। तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि आप ही मतलब उनमें से हो जो हैदराबादी उन पशुओं पर, उन जानवरों पर, उन जंगली पशुओं पर जो उन्होंने निर्मम कृत्य किया, तो ऐसे ही तो आप हो, क्योंकि आप मेरे पे कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है। इसीलिए क्या जिम्मेदारी है वही है जो आपको करना चाहिए। अगला, शैक्षिक मनोविज्ञान किसको समझने में सहायक होता है ना? पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक प्रणाली को, बाजार की प्रवृत्तियों को, छात्र के व्यवहार को, कृषि तकनीकों को और कानूनी प्रक्रिया को। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं? क्लास को शेयर कर दो, लाइक एवं शेयर करें। देखो हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने, प्रिय छात्र ने फिर से उत्तर आपका सी माना जाएगा। अच्छा आप कहेंगे सर ये सी ही क्यों आता है? ये आता ही रहता है क्योंकि ये हमें ज्यादा पसंद है ना, ठीक है ना। हाँ भाई, अब जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो अपने अपने मित्रों तक फटाफट। जो भी दोस्त मित्र, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अभी तक क्लास को शेयर करके नहीं आए हैं तो कर दो एक बार, दिल से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि अब इसका
टेंशन खत्म करेंगे। चलो अगला प्रश्न देखो, विच मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? शैक्षिक मनोविज्ञान में प्राय कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? प्राय, प्राय मतलब अक्सर, अधिकतर, ट्रायल एंड एरर प्रयास और त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग, इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन, लीगल कानूनी विश्लेषण, या फिर लॉजिकल डिडक्शन तार्किक निष्कर्ष। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली प्राय कौन सी विधि यूज की जाती है? ओके, वेलकम, स्वागत, अभिवादन, शाबाश, दिल खुश कर दिया जिन मित्रों ने। अच्छा, जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, नए विद्यार्थी हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, हमारे ऑफिशियल चैनल पर, तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आता रहे, है ना, अपने आप आए। शाबाश यार, तूफानी आंसर देते हैं आप आजकल। देखो कितना सरल प्रश्न है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, सबसे ज्यादा प्रयोगों को महत्व देता है, क्योंकि इसमें प्रयोग पावलोव ने किया था ना कुत्ते पर, बिल्कुल किया था। स्किनर ने किया था ना चूहे पर, बिल्कुल किया था। थॉर्नडाइक ने किया था ना बिल्ली पर, बिल्कुल किया था ना। हल ने किया था ना चूहे और कबूतर पर, बिल्कुल किया था। भैया बांडूरा ने किया था ना। कितने सारे प्रयोग हुए यारो, बताओ कितने सारे प्रयोग हुए, आप समझ रहे हो ना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, यानी बालक के व्यवहार के शोध पर बहुत बल देता है यही वाला हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का टारगेटेड पॉइंट क्या है बेटा? कौन सी विधि को सबसे ज्यादा फोकस करता है? एक्सपेरिमेंटल को। बेटा बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर को प्रयोग किया था किसने? ओके, तो ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और त्रुटि को किसने प्रयोग किया था? बिल्कुल मित्रों, समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? शाबाश, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। चलिएगा, देखो बेटा, तो बी को लॉक करना पड़ा है इसमें। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर किसके कारण होते हैं? है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स आर ड्यू टू, किसके कारण होते हैं? इक्वल अपब्रिंगिंग, समान परवरिश के कारण, समान वातावरण के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, एक जैसी शिक्षा के कारण, या समान बुद्धि के कारण। व्यक्तिगत अंतर की बात है, व्यक्तिगत अंतर, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना प्रश्न को, ठीक है ना बेटा। ओके, चलिएगा। चलिए मित्रों, शाबाश। हाँ जी, वेरी एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, परफेक्ट आंसर है, और वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और भैया एक बात सीख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, ये जहां पर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आता है ना, वंशानुक्रम और वातावरण आता है, तो चाहे वो बुद्धि की बात हो, चाहे व्यक्तित्व की बात हो, चाहे अधिगम की बात हो, चाहे विकास की बात हो, कहीं ना कहीं इन दोनों का रोल बहुत बड़ा होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा, बिल्कुल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा एनवायरमेंट और हमारी जैविक परिस्थितियां, यानी हमारी हेरिडिटिकल जो कंसेप्ट्स माने जाते हैं। चलिएगा, थैंक यू सो मच। वो तो होता ही है बेटा, निश्चित तौर पर गुरुओं के गुरु तो बढ़िया ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, बेहतर ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बात है, जब बात समान परवरिश की आती है तो समान परवरिश तो भैया दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत अंतर की बात है ना, तो आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पढ़ा ही होगा ना। ये व्यक्तिगत अंतर का सीधा सीधा संबंध आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। किससे लिया जाता है बेटा? इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब आप पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शब्द का प्रयोग 1879 में फ्रांसिस गाल्टन भैया कर देते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से बुद्धि में, जाति में, प्रदेश में, भाषा में, आयु में, रंग रूप आकार प्रकार स्वरूप में, सब में 100% अलग होता है। भले ही परवरिश समान क्यों ना हुई हो, भले ही वातावरण समान क्यों ना मिला हो, भले ही माता पिता दोनों के जुड़वा बच्चों के एक ही क्यों ना हो, है ना, एक जैसी शिक्षा, और शिक्षा भी भले ही एक ही टीचर ने पढ़ाई हो, यानी पढ़ाने वाला अकेला मैं हूं, लेकिन आपके नंबर सबके अलग अलग आते हैं। किसी के 20 में से 20 क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 18 होते हैं, किसी के 17 होते हैं और किसी के 15 होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टारगेट करने वाला जो कंसेप्ट है दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। माय डियर फ्रेंड, क्या है बेटा? वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है। अच्छा, समान बुद्धि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी संभव ही नहीं है, ये तो काटना ही पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? क्रॉस कर दो, आंख बंद करके कर दो रे लाडलो। अगला उत्तर पढ़ लो, सॉरी अगला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान पर किस शाखा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? देखो ये प्रश्न जो है ना, ये पहला यूनिट 2 क्लास में कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, पार्ट 2 तो खल्लास, उसके बाद खत्म कहानी। ठीक है, चलो अब कल पढ़ेंगे इसी चैप्टर के तीसरा पार्ट और वो होगी विधियां। वो क्या होंगी? विधियां होंगी, मनोविज्ञान की विधियां होंगी, जो सुपर क्वेश्चन बनता है और आपकी सभी लेवल में, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से वहां से प्रश्न ना बने। इसलिए पढ़ के आओ, सुपर आओ। नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक, विकासात्मक और न्याय और परा। देखो अब ये परा मनोविज्ञान, परा साइकोलॉजी है ना, ये मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है, सबसे नवीनतम शाखा। नवीनतम शाखा, नवीनतम शाखा कौन सी है लड्डू? अरे परा मनोविज्ञान है। कौन सी है मेरे बच्चों? परा मनोविज्ञान है। ठीक है, परा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह का मतलब जानते हो ना, यानी पहले से ही प्री माइंड। यार आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले ही पता लग जाता है कि गाड़ी गिरने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, बस वही होता है पूर्वानुमान जिसे कहते हैं। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान इसमें लगता है वो यही है। अच्छा, भूत प्रेतों की कहानियां, भूत प्रेत, और साथ में एक और पढ़ाया था मैंने, टेलीपैथी। ये इसी मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है, मनोविज्ञान की इसी शाखा में पढ़ा जाता है बच्चों। याद रखना, इसका उत्तर हमारा सी है। उत्तर तो सी है। शैक्षिक मनोविज्ञान किस शाखा का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है? सॉरी, किस शाखा का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है? वो यही होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके जनक कौन है बेटा? पियाजे चाचा हैं, पियाजे। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति निश्चित तौर पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर पहुंचता है। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी और फिर आपकी वृद्धावस्था आएगी। तो इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। ठीक है। अच्छा, नैदानिक मनोविज्ञान में क्या पढ़ा जाता है? यानी किसी समस्या, केस स्टडी के माध्यम से, यानी टाइडमैन द्वारा प्रतिपादित केस स्टडी मेथड की सहायता से जो अपराधी बालक हैं, जो असामान्य बालक हैं, या फिर हम यूं कहें जो बालक डेलिक्वेंट है, उन बालकों की समस्याओं का निदान और उपचार इसी मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। इसमें आपको इकोनॉमिकली सॉलिड होने के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, न्याय मनोविज्ञान में न्याय की बात की जाती है। तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया, सी को लॉक करना पड़ेगा। अगला, प्रभाव का नियम किसने दिया था? है ना, द लॉ ऑफ इफेक्ट हु वॉज गिवन? स्किनर, पियाजे, पावलोव, थॉर्नडाइक, फ्रॉयड? गजब का प्रश्न है, यू नो वेरी वेल, एब्सोल्युटली राइट, यस।
ये लीजिए। हाँ जी, बोलिएगा। व्हाट अबाउट द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? गजब का क्वेश्चन है और गजब का आंसर आपसे उम्मीद करते हैं, और आंसर आपने थॉर्नडाइक सही दिया है। यानी मैं अगर कहूं तो सीखने के सिद्धांत या नियमों के प्रतिपादक के जनक कौन हैं? वो हैं थॉर्नडाइक। कौन है बेटा? अरे थॉर्नडाइक हैं बच्चे, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 कैसे दिए थे? मुख्य नियम। और 5 कैसे दिए थे? गौण नियम। जिन मुख्य नियमों में से एक नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। मुख्य नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम। दूसरा नियम कौन सा? अभ्यास का नियम। तीसरा नियम प्रभाव का नियम। क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी एक्सीलेंट बच्चे, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, वेरी एक्सीलेंट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आंसर डी को लॉक कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, स्किनर ने क्रिया प्रसूत दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया था, फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद, और पावलव ने अनुकूलित अनुक्रिया दिया था। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। अधिगम में प्रेरणा जरूरी है क्योंकि? क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि यह छात्रों को आज्ञाकारी बनाता है, यह सहभागिता बढ़ाता है, यह अधिगम को विलंबित करता है, यह स्मृति को घटाता है, यह पुनरावृत्ति से बचाता है। भैया बोलो। अरे प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा मुख्य चालक है। प्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है, या स्वर्ण पथ है बेटा। इसका मतलब ये हुआ, अगर अधिगम करना है तो उसके लिए प्रेरणा एक अनिवार्य दशा है। ये सोरेनसन कहते हैं, राजमार्ग और स्वर्ण पथ स्किनर कहते हैं। इसीलिए मित्रों, निश्चित तौर पर इट एनहेंसेस पार्टिसिपेशन, यह बालकों की सहभागिता को बढ़ाता है। मान लीजिए आज मैंने आपको जिन बच्चों को बहुत ज्यादा, और यूट्यूब पर मेरी तो आदत है, मैं तो एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी इतना मोटिवेट करता हूं इतना करता हूं कि भाई साहब वो मेरी क्लास में आके पढ़ने लग जाते हैं। यानी इनका कंट्रीब्यूशन, उनकी सहभागिता, उनका पार्टिसिपेशन मेरी क्लास में बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ता है तो वो लेते हैं सिलेक्शन, वो पाते हैं लक्ष्य, और वो बनाते अपने व्यक्तित्व को दूसरों से डिफरेंट। और इसीलिए कहते हैं कि भैया प्रेरणा देते रहो, प्रेरणा लेते रहो, निश्चित तौर पर दूसरों के आदर्श बनो और दूसरों को प्रेरणा देते रहो, प्रेरणा स्रोत बनो। लाडलो, अगला प्रश्न पढ़ लो। अरे कक्षा के वातावरण में व्यवहार का अध्ययन किसका हिस्सा है? शैक्षिक मनोविज्ञान का, मानव शास्त्र का, समाज शास्त्र का, जीव विज्ञान का और विधि का? देखो भाई, ये क्वेश्चन आसान वाला पूछ लिया हमने। बोलो 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 बोलो। अरे वाह, सुपर एक्सीलेंट यार, मतलब पहला चैप्टर तो इतना तगड़ा सीख रखा है आपने। जब बात व्यवहार के अध्ययन की आए, ठीक है ना, और कक्षा के वातावरण में। अच्छा एक बात बताओ, देखो प्रश्न को आपको कैसे पढ़ना है। बात, क्वेश्चन पूछा गया कक्षा का एनवायरनमेंट। अच्छा, कक्षा में कौन होगा? कक्षा में कौन होगा भैया? कक्षा में बालक होंगे, ठीक है। और बालक होंगे तो व्यवहार किसका होगा? बालकों का होगा। अरे व्यवहार किसका होगा? अरे व्यवहार बालकों का होगा ना। और बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार का हिस्सा यानी बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में कौन करता है? भैया शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसीलिए क्वेश्चन को दिमाग में दौड़ा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सुपर ढंग से पढ़ो, तो जिंदगी बन जाएगी, वरना तो तेरा तुझको अर्पण।
क्या लागत मेरा, फिर मेरा क्या जाएगा, नुकसान मेरे बच्चों का हो जाएगा। ऐसा मुझे कभी करना नहीं है। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका मोस्ट वेलकम, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भीड़ कम, कहानी खत्म, है कि नहीं। इसलिए आपका काम है सिर्फ क्लास को शेयर करना, दूसरों के भले का एक भाव जागृत करना, बस फिर आगे बढ़ते जाओ। चलो, तो प्रश्न का उत्तर ए को लॉक कर दो भैया। मानव शास्त्र यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मानवतावादी मनोविज्ञानी मानव की आवश्यकताओं को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देते हैं। समाज शास्त्र में समाज के नियम, परंपराओं, सिद्धांतों, रीति रिवाजों की बात होती है। जीव विज्ञान में जैविक प्राणियों के जो भी उनके एक्शंस, क्रिएचर्स की जो भी प्रकृति होती है, नेचर विशेषताएं होती है, गुण अवगुण होते हैं, उनकी बात होती है। और विधि में तो लॉ के संबंध में जो भी आप पढ़ते हैं वही होता है। तो उत्तर आपका हो गया। अगला प्रश्न, अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अरे भैया, जब आपको सीखना हो तो क्या सच होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग। बोलो बोलो बोलो। अधिगम हमेशा सचेत होता है। अधिगम व्यवहार को प्रभावित करता है, नहीं करता है। अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, या फिर अधिगम स्कूली शिक्षा के बाद समाप्त होता है। अधिगम वंशानुगत होता है। यार क्या प्रश्न पूछा है यार लाडलो, मजा ही आ गया आज तो, है ना। ये तो मेरा ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। पता नहीं आपका हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। बोलो 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 बोलो। वेलकम, स्वागत, अभिवादन मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का। देखिए, इस वाली क्लास में हम सुपर सीरीज टॉपिक वाइज ला रहे हैं, यूनिट वाइज ला रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का भी यूनिट वाइज चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर 1 से, और साथ में शिक्षा मनोविज्ञान को भी चैप्टर 1 से शुरू किया है। जिन मित्रों, दोस्तों को, प्यारे बच्चों को हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360, जो चैनल जिस नाम से है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है पढ़ाई 360। और पढ़ाई 360 से जिनको भी हमारा कोर्स लेना है तो वो इस नंबर पे, नंबर ऊपर भी दिए हैं ना, ये वही तो नंबर है, ये रहे भैया हमारे नंबर, ये इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। क्लियर कट बात है, 100% है। अरे भैया एस्टेट, यार तुम्हारे सिलेबस में पूरा टॉपिक है बेटा। सर ये यूनिट एनसीईआरटी का है क्या। एनसीईआरटी से अलावा हम कुछ पढ़ाते ही नहीं है, हमें बाकी कुछ आता भी नहीं है। कब से चल रही है बेटा, समय तो वही है 5 बजे का, है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या बात है। चलिए देखो देखो, तो आंसर क्या होगा भैया। देखो एक बात बताओ, अधिगम हमेशा सचेत होता है। अरे यार सचेत का मतलब केवल एक्टिव सिचुएशन में नहीं यार, कभी कभी तो कल्पनाओं में भी होता है। कभी कभी तो हम अपने विचारों में, कल्पनाओं में, देवा स्वप्नों से भी सीखते हैं। कई बार कुछ लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और मन मस्तिष्क लंदन ब्रिज की सैर कर रहा होता है, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। और भाई साहब काश ऐसा होते ही गाड़ी परमानेंट घूम जाती है और कहाँ चली जाती है, खाई में गिर जाती है। इसलिए भैया अचेत भी होता है, सचेत ही नहीं अचेत भी होता है कई बार। मतलब अचेतन संबंधी वह इच्छाओं, कल्पनाओं, स्वप्नों की भी बात करता है, वहां से भी हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, अधिगम व्यवहार को प्रभावित करता है। अरे भैया व्यवहार को तो करता ही है, अधिगम व्यवहार को प्रभावित करता है यार। व्यवहार परिवर्तन की तो ये प्रक्रिया ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन पूछा क्या, सत्य क्या है।
लेकिन व्यवहार के अलावा हमारी कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है, हमें हमारे संवेगों को भी प्रभावित करता है, हमारी सामाजिक प्रणाली प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है. नॉट ओनली बिहेवियर इट बट आल्सो ऑल टाइप्स ऑफ आवर एक्टिविटीज, like as emotional, like as social, like as mental, everything like, and also physical. So my dear, this is not proper correct answer. correct तो है लेकिन बहुत correct नहीं है. फिर अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, that's right answer. अरे till death चलता है. आज भी कई बार तो जो लोग मृत्यु सैया पर पहुंचे होते हैं ना, बस मरने वाले हैं, तब जाके होश आता है, ओ यार शिट, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, तब जाके होश आता है जब मरने वाले हैं कुछ घंटों में. तो भैया इसका मतलब आजीवन प्रक्रिया है ना, तब जाके सीखा उन्होंने. इज इट क्लियर? अधिगम स्कूली शिक्षा के बाद समाप्त नहीं होता, ये तो गलत बात है. समाप्त कहां होता है? अधिगम वंशानुगत होता है भैया, वातावरणीय भी होता है. अरे वंशानुगत तो ना के बराबर होता है, ये तो वातावरण की उपज है सीखना. तो भैया लाडलो उत्तर क्या करोगे? सी कर दो. अगला प्रश्न पढ़ लो. अरे निम्न में से कौन अधिगम का घटक नहीं है? बताओ. प्रेरणा, अनुभव, अभ्यास, भाग्य, सुदृढ़ीकरण. कितना सरल क्वेश्चन है. बोलो 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 बोलो, आंसर दे दो. बोलो. आप उधर मत जाओ, आप यहीं खेलो. भैया से शैतानी करते हो जाके. बैठ जाओ, बैठो यार, बैठ जाओ, बैठ के खेलो आप. माई डॉटर, माई क्यूट डॉटर. चलिए बेटा देखो, भाग्य, लक, निम्न में से कौन सा अधिगम का घटक नहीं है? प्रेरणा है, प्रेरणा के अभाव में संभव ही नहीं सीखना. अभ्यास और अनुभव का परिणाम है, गेट्स और अन्य कहते हैं. अभ्यास तो बहुत कंपलसरी होता है. सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट के द्वारा अधिगम स्थायी होता है. ये मेरी बिटिया है. वो पूछ रहे हैं कि आप किसके बच्चे हो, किसकी लड़की है, आपके बारे में पूछ रहे हैं. मैंने कहा मेरी बिटिया है, ये तो मेरा बेबी है. यस, एक्सीलेंट, राइट बेटा. चलिए डी को लॉक कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है ना? व्हाट इज द पर्पस? चलिएगा देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू, बोलिए बेटा, राजनीतिक व्यवहार की भविष्यवाणी करना. राजनीति से क्या लेना देना हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना. धार्मिक अनुष्ठान, धर्म से क्या मतलब है? इमारत बनाना नहीं है, ब्याज की दरों की गणना नहीं करनी है भैया, हमको तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की बातें करनी है और कुछ भी नहीं करना है. बात समझ में आई क्या? यस और नो, यस और नो. चलिए तो ये 15 क्वेश्चन हो गए और अब आता है आपका स्कूल मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन. बोलो बोलो, आंसर क्या होगा? प्रबंधन में योजना बनाना मुख्यतः किसमें सहायता करता है? अरे भैया, ये मैनेजमेंट वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, कौन से ग्रेड 1 के, ग्रेड 3 के, या फिर यूजीसी नेट के, ध्यान से पढ़ लो. बीपीएससी के सभी बच्चे सीख लो, समझ लो, जान लो. ठीक है ना? थैंक यू बेबी. चलिए
प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने में, भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में, कर्मचारियों के वेतन को कम करने में, कागजी कार्य बढ़ाने में, अफवाहों को प्रोत्साहित करने में। आपको पता है प्रबंधन में योजना बनाना मुख्यतः किसमें सहायता करता है? लाडलो, अगर आप आपके मैनेजमेंट में, अगर आप आपके घर में अगर कोई योजना बनाते हो तो फिर योजना बनाने का फायदा क्या होता है? बोलो बोलो। और वेरी सुपर एक्सीलेंट। आज मैं कोई प्लानिंग बनाता हूं, यानी मैं आज कोई प्लान बना के कोई कार्य करता हूं, इसका मतलब मैं वो प्लान मेरा कल के लिए है, मेरे भविष्य के लिए है ना। तो हमेशा याद रखो, ये योजना जब भी बनती है ना, तो जिंदगी में आप क्या होते हैं, भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं। यार प्लान करना कोई संभावना, अच्छा जिंदगी में फ्यूचर नाम का कोई टेंशन नहीं होता, बिकॉज ऑफ केवल पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, एक प्लानिंग होता है कि यार कल हम ऐसा करेंगे, कल हम वहां जाएंगे, कल हम उसके साथ ये करेंगे, कल वो खाएंगे, कल वहां पार्टी करेंगे, एवरीथिंग दीज आर द प्लानिंग्स, दीज आर द, ये फ्यूचर प्लानिंग्स होती है हमारी। क्या होती है? फ्यूचर प्लानिंग्स। तो योजना बनाना के प्रबंधन में वो होता है आपका भविष्य की पूर्वानुमान लगाना। प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं करना होता, कर्मचारियों के वेतन का कोई किस्सा नहीं होता, कागजी कार्यवाही, अफवाहों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इसका वेतन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। और गलत अफवाहों से बचने के लिए, बल्कि ये तो पारदर्शिता लाती है हमारी योजना बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की योजना संगठन की दीर्घकालिक दिशा और लक्ष्यों को परिभाषित करती है? प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज हम, कल के बाद पार्ट 2, और खोपड़ी हिला के पढ़ लो, समझ के पढ़ लो, जान के पढ़ लो। मैं सुपर क्लास आपके लिए आईसीटी की भी लेकर आऊंगा। आईसीटी बोले तो आईसीटी, ठीक है ना? जी हां, बताओ। टैक्टिकल प्लान, रणनीतिक योजना, संचालन योजना, ऑपरेशनल प्लान, आकस्मिक योजना, कॉन्टीजेंसी, रणनीति योजना, स्ट्रेटजिक, एक स्ट्रेटजिक होती है, एक टैक्टिक होती है, कल समझाया था दोनों को। स्थायी योजना, आपको बताना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आंसर? कल भी बात की थी हम लोगों ने, निश्चित तौर पर इसका संबंध स्ट्रेटजिक प्लानिंग से होगा। किससे होगा बेटा? स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यानी रणनीतिक योजना। हमेशा किस प्रकार की योजना संगठन की, कल आया था यह प्रश्न, दीर्घकालिक दिशा और लक्ष्य को परिभाषित करता है, यानी आप जो भविष्य की जो प्लानिंग कर रहे हो उसको परिभाषित करता है, तो वो क्या होगा? और वो होगा बेटा आपका स्ट्रेटजिक योजना। यानी कि डी को लॉक करना पड़ेगा, ना कि टैक्टिक, ना कि ऑपरेशनल, ना कि कॉन्टीजेंसी और ना कि स्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। प्रबंधन का संगठन कार्य किस से संबंधित है? ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, बताइए। फंड एलोकेशन, धन का आवंटन, वर्गीकृत कर्तव्य देना, गतिविधियों को वर्गीकृत कर्तव्य देना, या फिर उत्पाद की डिजाइनिंग करना, या फिर विपणन रणनीति बनाना, या फिर कानूनी अनुपालन करना। आंसर आपको देना है। चलिए बताइए आंसर क्या दिया है आप लोगों ने इस प्रश्न का। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। देखो, प्रबंधन का संगठन कार्य किससे संबंधित है? यार संगठन की कला हमने बात की थी, संगठन का काम होता है कि सब लोगों को उनके अपने अपने कार्य को बांटना, है ना। एक पर्सन को वो कार्य दिया, दूसरे को वो दिया, तीसरे को तीसरा दिया, तो इस टाइप से कार्य को वर्गीकृत करना। इट मींस फंड अलोकेशन का काम इसका नहीं होता। गतिविधियों को वर्गीकृत कर कर कर्तव्य देना, यानी लोगों को उनके कार्य समझाना। आपको पता है ये धन आवंटन, ये तो किसका कार्य है? ये तो वित्त प्रबंधन का कार्य है। ये किसका काम है बेटा? वित्त प्रबंधन का काम है। ये वित्त प्रबंधन का काम है। और ये किसका? आपका संगठन का कार्य है। और उत्पाद की डिजाइनिंग करना, अब जैसे कोई प्रोडक्ट है
और उसकी उत्पाद की डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो इसका संबंध आपको उत्पाद प्रबंधन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बेटा? उत्पाद प्रबंधन से हो जाएगा। इसका संबंध उत्पाद प्रबंधन से हो जाएगा। फिर आपकी आती है विपणन यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यह विपणन विभाग की योजना है। ये कौन से विभाग की योजना है बेटा? ये विपणन विभाग की योजना है, विपणन विभाग। ठीक है। और लीगल कॉम्प्लियंस, कानूनी अनुपालन करना, यानी जब आप कानूनों की बात करते हैं तो यह कानूनी पहलू अनुपालन विभाग देखता है। कौन देखता है? कानूनी अनुपालन विभाग देखता है। क्या हुआ? जल्दी। वेरी एक्सीलेंट। तो इसका मतलब समझ गए आप? तो संगठन, बाकी सबका मतलब भी समझा दिया है, तो बी को लॉक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? भैया योजना और संगठन दो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका सुपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो, निम्न में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है। आदेश की एकता, कार्य का विभाजन, नियंत्रण की सीमा, केंद्रीकरण, या फिर व्यक्तिगत हित को संगठनात्मक लक्ष्य से ऊपर रखना। बोलो बेटा, क्या होगा इस प्रश्न का बेस्ट आंसर? अरे कौन सा कार्य संगठन का सिद्धांत नहीं है? भैया संगठन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, ये कल पढ़ा था, बिल्कुल है, 100% है। कार्य का विभाजन बिल्कुल है, 100% है। नियंत्रण की सीमा, नियंत्रण करने का कार्य भी संगठन के सिद्धांतों में, नियंत्रण सिद्धांतों में शामिल होता है। केंद्रीयकरण भी शामिल होता है। लेकिन आप यार, कितना केंद्रीकरण नहीं भी हो सकता था, लेकिन सिद्धांत में तो आता है। व्यक्तिगत हित को, यार आप अपने पर्सनल हित को संगठन लक्ष्य से ऊपर रखोगे क्या? ये कभी सिद्धांत हो ही नहीं सकता। तो ई को लॉक कर दो ना यारो। यार प्रश्न को दिमाग से पढ़ो और उत्तर दिमाग से दो, अपने विवेक से दो, अपने तर्क से दो, अपनी क्षमता से दो, अपनी कैपेसिटी से दो, तब जाकर जिंदगी बनती है, वरना बिगड़ ही जाती है। ई को लॉक करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग इज कॉल्ड ए प्रोसेस। योजना को डैश 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 प्रक्रिया कहा जाता है। स्थिर, रैखिक, सतत, एक बार का, असंरचित। सुपर डुपर क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। बोलो बेटा। योजना यानी प्लानिंग जो है ना, आप जो प्लानिंग करते हैं ये कैसी प्रक्रिया है? बोलो बोलो। स्थिर है, रैखिक है, सतत है, एक बार है, असंरचित है। अच्छा कैसी है? वाह 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 वाह, सुपर डुपर। भैया स्थिर तो हो ही नहीं सकती, ये तो गत्यात्मक या गतिशील है। ठीक है। रैखिक, रैखिक सीधी रेखा में गमन नहीं करती। अरे भैया ये तो क्या होती है? ये तो लचीली है। हाँ सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। सुपर। योजना आज आपने बनाई है तो आपकी जिंदगी भर, यानी आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तो बना रहे हो आप। तो यार बड़ा सिंपल है ना। तो एक बार थोड़ी बनती है योजना, हर रोज हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कितनी योजनाएं बनाते हो, कितना सारा आप टारगेटेड कॉन्सेप्ट आपके साथ होता है। ठीक है। तो सी को ब्रिलियंट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से संगठन का कौन सा लाभ है? संगठन का लाभ पूछ लिया आपसे। क्या लाभ पूछ लिया बेटा? संगठन का लाभ पूछा है। बोलो, आपको समझना है संगठन का लाभ। अराजकता को बढ़ावा देना। यार अराजकता को यानी प्रमोशन चाउस कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अराजकता को कभी बढ़ावा नहीं देता है। समझ रहे हैं ना?
क्लियर है ना? चलिए, वेरी एक्सीलेंट। तो देखो, अराजकता को, दोहराव को बढ़ावा देना, भैया दोहराव को भी नहीं देता। क्या करता है? अधिकार और जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है, अनिश्चितता को बढ़ावा देता है, गलत। टीम वर्क को रोकता, रोकता थोड़ी है यार। सी को लॉक करो ना, कितना आसान प्रश्न है। वेरी एक्सीलेंट, शाबाश, अद्भुत, गुड, कीप इट अप। लगातार चलते रहो भाई। क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों तक। अच्छा, जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे विद्यार्थी, जो भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, जो पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कराएंगे, गुड़िया से भी आपको जरूर करवाएंगे। संगठन में नियंत्रण की सीमा का क्या अर्थ है? वो बोल रहे हैं कि आप अपना नाम बताओ। एक प्रबंधक के कार्यकाल की अवधि, संगठन में टीमों की संख्या, किसी प्रबंधक के अधीनस्थों की संख्या, प्रबंधन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र या ग्राहकों की संख्या। उत्तर आपको देना है। बोलो क्या होगा बेस्ट और राइट आंसर? सुपर क्वेश्चन है और सुपर आंसर आपका आना चाहिए। देखो, नियंत्रण की सीमा का क्या अर्थ है? नियंत्रण की सीमा है ना, तो नियंत्रण की सीमा एक प्रबंधक के कार्यकाल की अवधि। ये कार्यकाल नियंत्रण नहीं हो सकता ना। कार्यकाल तो ये तो समय का प्रबंधन है। ये क्या है? ये समय प्रबंधन है, ठीक है ना, तो कार्यकाल नहीं हो सकता। क्लियर? दूसरा, संगठन में टीमों की संख्या, तो यहां पर टीमों की संख्या, ये संख्या किसकी है? ये टीम की संख्या, तो ये भी इसका नियंत्रण से संबंध नहीं है। उसके बाद किसी प्रबंधक के अधीनस्थों, ये रहा ना अधीनस्थ, यानी सबोर्डिनेट्स। अंडर आया ना, अंडर सबोर्डिनेट्स अंडर ए मैनेजर, यानी एक मैनेजर के अंडर में जो सबोर्डिनेट्स होते हैं वही उसके नियंत्रण में होते हैं। बाकी नियंत्रण का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। लाइक बेटा, सी को लॉक करना पड़ेगा। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे, देखो, प्रश्नों की शब्दावली अगर किसी ने पढ़ना सीख लिया ना, मैं कहता हूं जिंदगी में वो कभी छोटा स्कोर प्राप्त नहीं करेगा, वो सुपर स्कोरर बनेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? शब्दों की पहचान, आप वर्ड्स की पहचान आपको करने नहीं आता, उनके साथ तर्क वितर्क करना नहीं आता, बस प्रॉब्लम वहां पर होती है। लेकिन आज मेरे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर फुल बटे फुल है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर है। हाँ, वो तो हो चुका ना। ये आपका मैनेजमेंट का, योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ। योजना सभी जोखिमों को समाप्त कर देती है। योजना कठोर और अपरिवर्तनीय होती है। योजना केवल आंतरिक कारकों पर केंद्रित होती है। योजना दिशा प्रदान करती है। योजना कभी असफल नहीं होती है। बोलो क्या होगा बेस्ट आंसर? 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। योजना सभी जोखिमों को समाप्त कैसे कर सकती है? अरे भाई, आप जब जिंदगी में प्लान कर रहे हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा तो उसमें जोखिम तो आ सकता है, जोखिम समाप्त कैसे हुआ? इट्स नॉट पॉसिबल, गलत है, हटा दो। योजना कठोर, अगर कठोर और अपरिवर्तनीय होगी तो फिर तो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपके प्लानिंग फेल हो जाएंगे, आप जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं वो शायद मिलेगा ही नहीं। अच्छा, योजना केवल आंतरिक कैसे हो सकती है? बाह्य भी होती है ना भाई। प्लानिंग हम आंतरिक रूप से भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल आता है, नो डाउट, 100% आता है। और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछे जाते। इसलिए डी को लॉक करना पड़ेगा भाई। योजना दिशा देती है। क्या देती है? दिशा। अरे यार, मैं भी तो आज आपके साथ प्लानिंग कर रहा हूं आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदलने का। तो ये मेरा प्लानिंग जो है ना,
ये सक्सेसफुल तब होगा जब आप मुझे बराबर प्यार देंगे, जब आप मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे, जब आप मेरी इन क्लासेज को अपने मित्रों, सगे संबंधियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों तक शेयर करेंगे, तब जाकर पॉसिबल है। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लॉक करना पड़ेगा, डी को लॉक कर दीजिएगा। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, संगठन में विभागीकरण का तात्पर्य क्या है ना? डिपार्टमेंटलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू, ब्रिलियंट क्वेश्चन है जी। 100% हिंदी की क्लास भी होगी बेटा, 100% राजस्थान जीके की सुपर डुपर थर्ड ग्रेड मेंस की क्लासेज भी होंगी आपकी। आप बेफिक्र रहो, चिंता ना करो, ठीक है ना? विभागों को हटाना, कार्यों को विभागों में विभाजित करना, विभागों को बाहरी स्रोत से संचालित करना, पदानुक्रम की उपेक्षा करना और कार्यों का यादृच्छिक यानी रैंडम असाइनिंग करना, वितरण करना। बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या दिया है? आपसे पूछा क्या है कि संगठन में विभागीकरण, विभागीकरण का यानी सबको अपने अपने विभागों का सेपरेट टास्क देना, यही इसका पर्पज होता है। यही इसका क्या होता है? पर्पज होता है मित्र। इसलिए आपको पता होना चाहिए कहां है, कार्यों को विभागों में विभाजित करना, ये रहा। बी को लॉक करना पड़ेगा। किसको लॉक करना पड़ेगा? ई कहां से आया? कार्यों का यादृच्छिक वितरण, रैंडम वितरण थोड़ी होता है बेटा, अरे पर्टिकुलर विभाग के अनुसार वितरण होता है, विभागीकरण। अच्छा एक बात बताओ, कृषि मंत्री को कृषि मंत्रालय का ही तो काम दिया जाएगा। जिसको आपने कृषि मंत्री नॉमिनेट कर दिया तो उसको एग्रीकल्चर का ही वर्क दिया जाएगा, विभागीकरण किया जाएगा, ठीक है ना? हटाना नहीं होता, विभागों को बाहरी स्रोत से संचालित करना भी नहीं होता, उपेक्षा करना भी नहीं होता। और आंसर इसका बी दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि लाइन से खड़ा कर दिया और रैंडमली उनको कोई भी टास्क दे दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है? चलिए मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, तो हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है, ऐप पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360, जहां पर आपको थर्ड ग्रेड मेंस का L1 और L2 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है? साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, आईसीटी का तीनों का कॉम्बो अलग से ले सकते हैं आप चाहें तो। कल हम इसके बारे में आपकी मनोविज्ञान की विधियों की बात करेंगे, ठीक है? ओके माय डियर, हार्ड वर्ड्स को जरूर, ठीक है? उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई, बीपीएससी, एस्टेट, यूपीपीजीटी, यूजीसी नेट, इंपॉर्टेंट बात, यूजीसी नेट, ठीक है? या फिर मेरे मित्र जो भी कोई सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड यहां पर साइकोलॉजी का ऑप्शनल लाइव बैच आपको उपलब्ध रहेगा हमेशा, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए इस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है और किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और एसएसटी सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, सुपर टीचर, सुपर पैनल के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ज्वाइन करना है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो और निरंतर पढ़ते रहो। जय हिंद। Thank you so much.